वेलकम टू हेल्थ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के पार्ट 2 के बारे में। अगर किसी ने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो ऊपर आ रहे आई बटन को आपको बीएड कोर्स प्रिपरेशन की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पार्ट 1 भी है, प्लस उसमें चाइल्डहुड एंड लर्निंग के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स भी हम इसमें प्रोवाइड करते रहते हैं, प्लस हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो साथ साथ आप ये नोट्स कॉपी डाउन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस करती हूँ उसे आप अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ लिखेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी और आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताती जाऊँ उन्हें अच्छे से समझिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है और क्या क्या इसके अंदर आते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ गाइडिंग पीपल एंड एक्टिविटी ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस विच प्रमोट लर्निंग। तो टीचिंग बेसिकली गाइड करता है पीपल को, एक एक्टिविटी है जो लर्निंग को प्रमोट करती है। टीचिंग से एक्चुअल में आप चाइल्ड को लर्न करना सिखाते हो। टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड टू ईच अदर है। इसको हमने काफ़ी सारे लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। ब्रॉड लेवल्स में हम इन्हें बोल सकते हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। प्लीज़ मेक श्योर ये आप मिस ना करें। लेवल्स ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे कभी कभी वो आपको सिंपल नोट्स में भी बोल सकते हैं मेमोरी लेवल को एक्सप्लेन कर दो, या अंडरस्टैंडिंग लेवल को कर दो, या रिफ्लेक्टिव को कर दो। हो सकता है वो तीनों 16 मार्क्स में पूछ लें कि इन तीनों को आप कंपेयर करो, तो इन तीनों के फीचर्स आप उस टाइम पे कंपेयर करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेमोरी लेवल से। मेमोरी लेवल क्या है? मेमोरी लेवल जो है बॉटम पे फॉल करता है, रिफ्लेक्सिव लेवल टॉप पे है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इन दोनों के बीच में फॉल करेगा। तो मेमोरी लेवल का बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना, उसे रिकॉल करना, प्लस रिकॉग्नाइज करना लर्न मटेरियल से, ताकि आप उसे रिटेन कर पाओ ज़्यादा टाइम तक, अपने दिमाग में मेमोराइज कर पाओ। तो मेंटल डिसिप्लिन को ट्रेन करना ही ऑब्जेक्टिव है मेमोरी लेवल का। टीचर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमिनेंट रोल प्ले करता है। वो डायरेक्ट करता है, आपको बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है, कंट्रोल भी करता है और इवैल्यूएट भी करता है। तो यहाँ पे टीचर का एक डोमिनेंट रोल है, मतलब उसकी ही हिसाब से चीज़ें होती हैं। लर्नर रिमेन्स पैसिव इन मेमोरी लेवल टीचिंग। इसमें लर्नर का इतना रोल नहीं है, वो पैसिव ही रहता है। जैसे जैसे टीचर उसे बोलती है वो उसके अकॉर्डिंग, टीचर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही मोल्ड होता रहता है। ये टीचर सेंट्रिक है प्लस सब्जेक्ट सेंट्रिक है, प्योरली अनसाइकोलॉजिकल है। इसमें जो हम मेथड्स बेसिकली यूज़ करते हैं वो लेक्चर मेथड है, कि वन वे है, आपको बस बताया जा रहा है, आपके पर्सपेक्टिव, आपके लर्निंग कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी को कंसिडर नहीं किया जाता। नरेशन मेथड है, जैसे आप स्टोरी नरेट करते हो उस तरीके से चीज़ें आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो। और टेक्स्ट बुक मेथड, तो बेसिकली टेक्स्ट बुक वगैरह का यूसेज होता है इसमें। तो ये टीचर सेंट्रिक है और सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बेसिस पे है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है और साइकोलॉजिकली नहीं हेल्पफुल है। सब्जेक्ट मैटर स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड सो रिकॉलिंग इज़ ईजी। तो इसमें क्या है, जो भी मैटर आप पढ़ा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, कि ऐसे 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 ही पढ़ाना है, एक पर्टिकुलर वे है पढ़ाने का, तो जिससे आप चीज़ें रिकॉल इजीली कर पाते हो। इवैल्यूएशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें ओरल टेस्ट को हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को यूज़ करते हैं, और इस मेमोरी लेवल के अंदर, ठीक है। तो ये मेमोरी लेवल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल की। इसका बेसिक एम होता है रिलेशनशिप बनाना और बिटवीन द एक्वायर्ड फैक्ट्स, जो भी आपके फैक्ट्स हैं और उनका क्या मीनिंग है उन फैक्ट्स का, और उसमें जनरलाइजेशन हम कैसे
सीख कर सकते हैं, प्लस उसे जनरल सिचुएशंस में कैसे फिट कर सकते हैं। तो जनरलाइज जो फैक्ट्स ऑलरेडी चलते आ रहे हैं उनको कैसे अप्लाई भी कर सकते हैं, वो सारा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। सब्जेक्ट मैटर इस लेवल पे भी प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज होता है, पर प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि मीनिंगफुल लर्निंग हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला जा रहा है, बट समझ भी आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ की। टीचर का यहाँ पर भी बहुत डोमिनेंट रोल है, बट उसके पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे जो सब्जेक्ट है उसे अंडरस्टैंड भी कराना और उसका मीनिंग भी अच्छे से समझाना है। लर्नर का यहाँ एक्टिव रोल है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है सब्जेक्ट के बारे में, वो समझ पा रहा है, नहीं पा रहा, वो जनरलाइज कर पा रहा है चीज़ों को, नहीं कर पा रहा, वो इसमें इम्पॉर्टेंट है इस टाइप अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो लर्नर का एक एक्टिव रोल होता है कंपेयर टू अगर आप मेमोरी लेवल में देखो तो वहाँ पर पैसिव रोल है। मेथड अप्लाइड यहाँ पर इंड्यूसिव डिडक्टिव है, जनरलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। पहले एक लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशंस मेथड भी आप यूज़ करते हो, जैसे लेक्चर भी दे रहे हो प्लस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहे हो, डिमॉन्स्ट्रेशंस का भी यूज़ कर रहे हो, नरेशन भी कर रहे हो, प्लस कम क्वेश्चन आंसर्स। तो आप बेसिकली क्वेश्चंस भी पूछते हो, उसके आंसर्स भी एक्सपेक्ट करते हो, तो यहाँ टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी लेवल। ओरल और प्रैक्टिकल प्लस रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें। ओरल भी हो सकता है, प्रैक्टिकली भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशंस भी होते हैं। तो आप देख सकते हो, आप कंपेयर इजीली कर सकते हो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को। अब जो लास्ट लेवल है, जो टॉप लेवल आता है हमारा, रिफ्लेक्सिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इसका जो एम है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का, ये बेसिकली आप डेवलप करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग बढ़ाने के लिए स्टूडेंट के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसकी क्या क्रिएटिव थिंकिंग है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना आपका मेन एम होता है। ये नहीं कि आपके जो जनरलाइज्ड फैक्ट्स हैं, जो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में हैं, वो आप समझा रहे हो, या एक पर्टिकुलर नॉलेज है वही इम्पार्ट करनी है, बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो मैटर नहीं करता। तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पर वही चीज़ें करते हैं, वही वे यूज़ करते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे की बढ़े, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़े, वो इंडिपेंडेंटली सोच पाए। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ओपन एंडेड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप वो मेथड क्या प्रॉब्लम कैसी कैसी रेज होती हैं, उसके क्या क्या सोल्यूशंस हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए ओपन एंडेड है। क्योंकि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या मतलब क्या क्या चीज़ें आप क्रिएटिव बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं नया, क्रिएटिव थिंकिंग के बेसिस पे आपको इसको ओपन एंडेड रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रिक्ट आप ऑर्गेनाइज्ड वे में ही सब्जेक्ट को कंसिडर करो। टीचर का यहाँ इतना डोमिनेंट रोल नहीं होता, यहाँ वो सिर्फ एज ए गाइडेंस हेल्प करती हैं और स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं टू डिस्कवर दी फैक्ट्स, कि नई नई चीज़ें वो डिस्कवर कर पाए और उन्हें गाइड कर पाए ताकि वो क्रिएटिवली सोच पाए। लर्नर यहाँ पे प्राइमरी प्लेस है लर्नर का, और टीचर एज ए सेकेंडरी प्लेस पे है। तो लर्नर का यहाँ बेसिक रोल है, क्योंकि हम उन्हीं के अंदर एक एबिलिटी को जनरेट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट सोच बना पाएँ, वो इस लेवल का बेसिक मोटिव है। तो इसलिए लर्नर को हमने प्राइमरी फोकस दिया हुआ है। मेथड जो इसमें यूज़ होते हैं वो है, ये लर्नर सेंट्रिक होंगे, ठीक है। तो अब अगर आप मेमोरी लेवल से कंपेयर करो तो वो टीचर सेंट्रिक थे, सब्जेक्ट सेंट्रिक थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ लर्नर सेंट्रिक है। और डिस्कवरी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। प्रोजेक्ट आपने कुछ दे दिया, बच्चों को बोला उस पर प्रोजेक्ट बनाओ, तो प्रोजेक्ट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया, कुछ प्रॉब्लम्स आपने दे दी, कुछ इश्यूज़ दिए, उसके रेजोल्यूशंस आप चाह रहे हो बच्चा खुद से सोचे, अपने आप से डेवलप करे अपनी थिंकिंग, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, ठीक है। तो ये 3 लेवल ऑफ थे, ये हैं टीचिंग थी। और अब इसकी लास्ट पॉइंट जो इसका है, इवैल्यूएशन एट दिस लेवल शुड टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो इवैल्यूएशन क्या होती है, एबिलिटी चेक करने के लिए होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी उसकी कैसी है।
तो वो ऐसा नहीं होता, ओरल रिटन हो सकता है हम कुछ प्रोजेक्ट दे दें, हो सकता है हम उसे कुछ प्रेजेंटेशन बनाने को दे दें, या हम उसे कुछ और प्रॉब्लम्स दे दें सॉल्व करने के लिए, तो वो एबिलिटीज़ की बेसिस पे ही हम इवैल्यूएट करते हैं। अब हम बात करेंगे टीचिंग थ्योरीज़ की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको मैंने ब्रॉडली डिफाइन किया हुआ है 3 कैटेगरीज़ में। टीचिंग थ्योरीज फॉर्मल थ्योरीज होती हैं, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज होती है और नॉर्मेटिव थ्योरीज होती है। फॉर्मल थ्योरीज को फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। तो थ्योरी जो भी सर्टन लॉजिक पे बनी है, मेटाफिजिकल है, एजम्पशंस पे बनी है, प्रपोजिशंस यूज़ करती हैं, वो सारी फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग होती हैं। इसके अंदर इसे हम फिलोसफिकल भी बोलते हैं। तो ये इनके अंदर 4 थ्योरीज और आती हैं फॉर्मल थ्योरी के अंदर: म्यूटिक थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी, मोल्डिंग थ्योरी एंड म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। अब म्यूटिक थ्योरी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। म्यूटिक थ्योरी के अंदर टीचिंग प्रोसेस हेल्प करता है रिकलेक्ट करने के लिए नॉलेज, और अनफोल्ड करता है नॉलेज को विद क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो यहाँ पर हम म्यूटिक थ्योरी में क्या करते हैं, बेसिक इसका एम यही होता है कि फोकस सेल्फ रियलाइजेशन की, आपकी सेल्फ रियलाइजेशन हम बढ़ाते हैं म्यूटिक थ्योरी के अंदर, प्लस हम क्वेश्चन नॉलेज आपकी जो है कलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस पूछने की टेक्निक से। बार बार हर एक चीज़ के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो आपकी म्यूटिक थ्योरी के अंदर आता है। टीचर नॉलेज इसमें लाता है आपके पास, और इसमें आप जो है क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आपकी नॉलेज और ज़्यादा, टीचर आपको आंसर्स देगा तो रिकलेक्ट कर पाओगे, नॉलेज अनफोल्ड कर पाओगे। बात करेंगे कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। ये बेस्ड अजम्पशन पे होती है कि टीचर के पास सारी नॉलेज है, सारी इन्फॉर्मेशन है, और स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं है। तो अप्रोप्रिएट वे क्या है स्टूडेंट का कि वो जो भी टीचर सिखा रही है उसे लर्न करता है, टीचर लर्न करता है नॉलेज को जो भी टीचर के पास है, प्लस टीचर इसमें प्रेजेंट करती है, एक्सप्लेन करती है, डिमॉन्स्ट्रेट करती है, प्लस परफॉर्म करती है क्लास के अंदर। इस थ्योरी में हम कंसिडर करते हैं कि चाइल्ड एक क्लीन स्टेट में है, टीचर उसे कुछ भी इम्प्रिंट करेगी उस स्टेट में मोड ऑफ कम्युनिकेशन से, तो वो उसे रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पर एक इस अजम्पशन पे हम कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग में काम करते हैं। मोल्डिंग थ्योरी का बेसिक फोकस है आपके बिहेवियर को शेप करना, आपकी डिफरेंट फॉर्म्स, आपकी बिहेवियर को शेप करना, मोल्ड करना, क्योंकि हमने इसमें एज्यूम कर रखा है कि ह्यूमन पर्सनालिटी एनवायरनमेंट के बेसिस पे फॉर्म हो जाती है, शेप हो जाती है। तो हमने ये अजम्पशन लेकर हम एक्चुअली चल रहे हैं इसके अंदर कि नॉलेज तो इम्पार्ट करनी है, बट सर्टन बिहेवियर चेंज करना है स्टूडेंट का अपने अकॉर्डिंग। म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग के अंदर ये थ्योरी क्लियरली एप्लीकेबल है रिसर्च और आर्ट के अंदर। इसमें हम कैपेसिटी चेक करते हैं इंडिविजुअल की, जो कि वो नई नॉलेज कैसे डिस्कवर करता है। म्यूचुअल इंक्वायरी, न्यू नॉलेज म्यूचुअल इंक्वायरी से कैसे कैसे वो डिस्कवर करता है। तो इसके अंदर हम स्पेसिफिक सिचुएशंस प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट करता है कि उसे क्या क्या म्यूचुअल इंक्वायरी यूज़ करनी है, तो कौन सा मॉडल उसको यूज़ करना है म्यूचुअल इंक्वायरी का। ये थी हमारी फॉर्मल थ्योरीज। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। ये दूसरा वे हमारी थ्योरीज़ है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज़ वो होती हैं जो एम्पिरिकल और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हैं। इसका पर्पस सिर्फ रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करना और उसकी इफ़ेक्टिवनेस की टीचिंग वेरिएबल से कितनी है। टीचिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे टीचर बिहेवियर, लर्नर बिहेवियर, और क्या आपने स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यूज़ किए हैं, तो वो टीचिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो गार्डन और ब्रूनर ने क्या किया, ये थ्योरीज फॉर्मुलेट करी, 2 थ्योरीज उन्होंने निकाली, इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ टीचिंग प्लस प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, जो ये दोनों ही डिस्क्रिप्टिव थ्योरी हैं। तो इन दोनों ने ये दो थ्योरी फॉर्मुलेट करी हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं वो क्या क्या हैं।
तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है और वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस को हम जज करते हैं और उनका रिलेशनशिप क्या है, लर्नर के बिहेवियर का, टीचर के बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप है और क्या इफ़ेक्टिवनेस है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या है, ये सेट ऑफ प्रोपोजिशन स्टेटिंग द रिलेशनशिप, एक चीज़ पे वो एजुकेशन का क्या आउटकम है, दूसरा किस कंडीशन में है लर्नर और क्या क्या वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस लर्नर की। तो दोनों चीज़ों को, रिलेशनशिप को देखता है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि लर्नर किस सिचुएशन में है, वो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या एबिलिटी हैं, प्लस हम जो उसको टीच कर रहे हैं उसका क्या आउटकम है। एक एंड पे हम उसे टीच भी कर रहे हैं, प्लस दूसरा वो किस सिचुएशन में है और क्या उसका क्या इवेंट चल रहा है। तो ये मॉडल 3 मॉडल थे, तीनों की डिफरेंट थ्योरी है। गाग ने हायरार्किकल थ्योरी दी है। गागने ने लर्निंग एंगल को हायरार्किकल वे में प्रेजेंट किया है। तो वो हम देख लेते हैं। उसने डिस्क्राइब किया हायरार्किकल वे में। लर्निंग इवेंट ये है कि आप रिसेप्शन पे हो तो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, गेनिंग अटेंशन मिल रही है। एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप एक्सपेक्टेंसी ये है कि इंफॉर्मेशन, आपकी क्या एक्सपेक्टेंसी है लर्निंग इवेंट से, वो है कि इंफॉर्मेशन देना ही लर्नर्स को ऑब्जेक्टिव है इसका। रिट्रीवल, लर्निंग इवेंट अगर आप डालो रिट्रीवल है तो आप स्टिमुलेशन, रिकॉल एंड प्रायर लर्निंग। तो इसमें रिट्रीवल में क्या करते हैं, हम रिकॉल करते हैं जो हमने पहले सीखा था। तो ये इंस्ट्रक्शनल इवेंट हो रही है लर्निंग इवेंट के कॉरस्पॉन्डेंस पे। तो अगर हम रिट्रीवल की बात करेंगे जहाँ पर बच्चा क्या रिट्रीव कर रहा है, तो इवेंट क्या चल रहा है उसमें, हम रिकॉल कर रहे हैं पहले की चीज़ें। सेलेक्टिव परसेप्शन, अगर लर्निंग इवेंट सेलेक्टिव परसेप्शन है तो वो प्रेजेंट करेगा कि कौन सी इवेंट चल रही है। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, क्या किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीमेंटिंग एंड कोडिंग, ये अगर लर्निंग इवेंट चल रहा है तो हम इसमें इसके इंस्ट्रक्शनल इवेंट क्या होगी, हम गाइडेंस प्रोवाइड करें, टीचर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। रिस्पॉन्डिंग, इसमें अगर बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है कुछ भी चीज़ों का तो आप उससे परफॉर्मेंस उसकी गेज करोगे कि क्या है। तो ये बेसिकली लर्निंग इवेंट स्टूडेंट के एंड पे चल रही हैं, प्लस आपकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ थी वो चल रही हैं। तो हमने इन दोनों का रिलेशन बताया है कि जैसे रिसेप्शन, जैसे ही आप आए, लर्नर आया या टीचर आई तो अटेंशन गेन होती है, फिर क्या एक्सपेक्टेंसी होती है लर्निंग इवेंट की, और उसके आप इंफॉर्मेशन देते हो लर्नर को। तो ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद जो दूसरी आई थी वो आई थी एटकिंसन डिसीजन थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग। उसने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये मॉडल, ये थ्योरी अपनी डाली थी इंस्ट्रक्शनल। ये हम विच मच भी इसके बारे में हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। मॉडल ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और ये इन्वॉल्व होना चाहिए। लर्निंग का क्या मॉडल यूज़ कर रहे हो आप, वो यूज़ होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस का। प्लस इंस्ट्रक्शनल एक्शंस क्या यूज़ हो रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शनल एक्शंस जो है वो होने ही चाहिए आपकी इस टीचिंग थ्योरी के अंदर। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड स्पेसिफाइड इन बिहेवियरल टर्म्स, तो वो आपके जेनरिक एग्जांपल्स के साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं इंस्ट्रक्शंस के, जो भी आप देना चाहते हो, वो बिहेवियरल टर्म्स में होने चाहिए, जेनरिक एक्सपीरियंसेस और आपके एग्जांपल्स के यूज़ से होना चाहिए, उसी टर्म में होना चाहिए। ईच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैन बी मेजर्ड बाय ब्रूनर एडवोकेट थ्योरी। ये जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो वो मेजर भी हो पाती है ब्रूनर इंस्ट्रक्शन थ्योरी से, जो कि हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसने भी 4 फीचर्स में इस थ्योरी को डिफाइन किया है। प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, इसमें हम थ्योरी कंसर्न होती है एक्सपीरियंस से, प्लस क्या कंटेक्स्ट है।
जो कि एक चाइल्ड को विलिंग बनाएगा और या फिर उससे वो लर्न कर पाएगा जैसे ही वो एंटर करता है। तो प्री डिस्पोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंटेंट क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, जो इससे चाइल्ड का बिहेवियर भी थोड़ा चेंज हो और वो लड़ने के लिए विलिंग भी हो। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, इस पार्ट के अंदर इस थ्योरी में ये भी स्पेसिफाई होना चाहिए कि बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए ताकि लर्नर उसे ईजिली समझ पाए। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या मटेरियल आप प्रेजेंट कर रहे हो वो एक इफेक्टिव सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी कभी कोई टॉपिक चल रहा है कभी कोई टॉपिक चल रहा है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए आप जो भी मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हो। रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए कि क्या नेचर है, क्या 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 रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। ये सारी जो थ्योरी है आपकी टीचिंग थ्योरीज वो ही लर्नर के लिए इफ़ेक्टिव हो पाएंगी। ठीक है, तो किस पेस पे भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो रीइंफोर्समेंट में आता है। अब हमने बात कर ली अब जो उसका दूसरा पार्ट था प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, स्टोन्स एंड मॉरिस ने भी डिस्क्राइब करना चाहा टीचिंग को। उसने 3 वेरिएबल्स के बेसिस पे इसे मतलब डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। फर्स्ट फेज के अंदर वो 2 टास्क करते हैं हम, टीचिंग का कंटेंट और एनालाइज करते हैं क्या नेचर है स्टूडेंट की लर्निंग की, नेचर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। तो फर्स्ट फेज में हमें ये एनालाइज करना है कि टीचिंग का कंटेंट एक्चुअली क्या है और स्टूडेंट्स कैसे हैं, पढ़ने वाले हैं या सिर्फ नुक्स निकालने वाले हैं या परेशान करने वाले हैं। सेकंड फेज़ के अंदर हम डिसीजन लेते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स। तो अपने टीचर का क्या बिहेवियर है, स्टूडेंट्स का क्या बिहेवियर है और आपका क्या कंटेंट है, इन वेरिएबल्स का इंटर रिलेशनशिप हम जनरेट करते हैं ताकि टीचिंग का जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स अटेन कर पाएँ। थर्ड फेज़ के अंदर हम इवैल्यूएट करते हैं कि इफ़ेक्टिव था भी जो हमने सेकेंड फेज़ में रिलेशनशिप बनाया है वो वर्केबल है। तो वो हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं एग्ज़ामिन करने के लिए कि जो सेकेंड फेज़ में हमने इंटर रिलेशनशिप बनाया था दोनों वेरिएबल्स में, टीचिंग वेरिएबल्स में, स्टूडेंट्स में, लर्नर में, अपने कंटेक्स्ट में, तो वो कितना इफ़ेक्टिव था उसकी एग्ज़ामिनेशन होती है। तो ये आ गई आपकी प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मेटिव थ्योरी की। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होती है, ये डेवलप हुई एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द ह्यूमन सब्जेक्ट्स। तो क्या लर्निंग थ्योरीज़ में क्या हो रहा था कि पहले एक कंट्रोल्ड कंडीशन में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे एनिमल्स के ऊपर, अब वो चीज़ ह्यूमन पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी, तो हमें नॉर्मेटिव थ्योरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। तो इसकी हमने कैटेगरी डिफ़ाइन करी है। नॉर्मेटिव थ्योरी भी काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग पहला जो इसका पार्ट है वो है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसमें इसको भी हमने 4 फीचर्स में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ टीचर एक्टिविटी, फर्स्ट पार्ट ये है टाइप्स ऑफ टीचर एक्टिविटी। इसमें टीचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है टीचिंग का, क्या एज अ फिलोसोफर वो काम कर रहा है या एज अ मोटिवेटर काम कर रहा है या एज अ मेंटर काम कर रहा है या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके एज अ डिमॉन्स्ट्रेटर काम कर रहा है, तो एज एन इवेल्युएटर काम कर रहा है। तो टीचर एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं वो इस थ्योरी के अंदर आता है। प्लस टाइप्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है या साइकोमोटर है। तो ये आपके आता है टाइप ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव में। टाइप ऑफ लर्निंग थ्योरी, टीचिंग माइट बी प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैमिली ऑफ लर्निंग थ्योरी। तो हो सकता है आप मेंटल डिसिप्लिन के लिए फिलोसफिकल यूज़ करो लर्निंग थ्योरी, या आप साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी यूज़ करो, या आप रीइंफोर्समेंट थ्योरी यूज़ करो। तो कौन सी लर्निंग थ्योरी यूज़ कर रहे हो उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, तो टाइप ऑफ कंपोनेंट कैसा है लर्निंग का, ड्राइव है, रिस्पॉन्सिव है, रिवॉर्ड है इसके अंदर, और क्या क्या कंपोनेंट डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो सब इसके अंदर आता है।
Theory of teacher behavior. Teacher behavior consists of those acts that teacher performs typically in the classroom to induce learning in the students. तो teacher behavior क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ जो टीचर परफॉर्म करता है क्लासरूम के अंदर टू इंड्यूस लर्निंग इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर लर्निंग इंड्यूस करने के लिए। तो टीचर बिहेवियर सोशल होना चाहिए नेचर में और ये रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। ये टीचिंग ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बना देता है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीचर परफॉर्म करता है और ये टीचिंग जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी इनसाइड, अपने जो उसकी बेसिक क्वालिटीज़ हैं उसके बेसिस पे आप टीच करते हो। ही मेक्स जजमेंट अबाउट द पीपल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जजमेंट होती है कि कैसे मुझे पढ़ाना है और क्या एक्सपीरियंसेस अपने यूज़ करने हैं। जनरल थ्योरी में भी उसने डिवाइड किया हुआ है इसको। जनरल थ्योरी में एज्यूम करते हैं टीचिंग प्रोसेस एक डिज़ाइंड है, परफॉर्म है और ये हमने बनाई इसलिए ताकि हम बिहेवियर में चेंज ले आए स्टूडेंट्स का। टीचिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत डाइवर्स हो सकती हैं इसमें और डिफरेंट हो सकती हैं, जो भी आपका बेसिस है, ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। ठीक है, तो कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर टीचिंग थ्योरी नहीं है, ये सारी प्रिस्क्रिप्टिव हैं। तो ये हम बहुत सारी थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली। अगर 16 मार्क्स में आता है तो आप पहले 3 कैटेगरीज को डिवाइड करोगे प्लस उसमें सब कैटेगरीज थी वो मैंने सारी आपको डिस्क्राइब करी हैं, तो आप इसे अच्छे से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। रेफर्स टू द मेथड यूज्ड टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न द डिजायर्ड कंटेंट्स एंड अचीव गोल्स इन फ्यूचर। तो जो भी कंटेंट है वो लर्न करने में हेल्प करता है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं, ये जो भी लर्निंग मेथड है उसे यूज़ करता है और डेवलप करता है राइट स्ट्रैटेजी, ताकि क्या टारगेट किस तरह के लोगों से हम डील करें उसके बेसिस पे हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ डिफ़ाइन होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है क्लासरूम में भी, हो सकता है ऑनलाइन हम कर रहे हो या किसी और मीडियम से कर रहे हो। बेसिक मोटिव इसका यही होता है टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का कि लर्निंग आप करो, फैसिलिटेट लर्निंग और मोटिवेट करो लर्नर को और उन्हें हेल्प करो फोकस करने में। तो इसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? पहली है सिमुलेशन टीचिंग। ये मेथड हम क्लासरूम में जाने से पहले ही यूज़ करते हैं। एक बेसिकली रोल प्ले करते हैं कि काफ़ी सारे लोग गैदर हुए और एक ने टीचर का रोल प्ले किया, बाकी एज अ स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये मेथड हम यूजुअली यूज़ करते हैं रिसर्च वर्क में। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें हम रिलेशनशिप जनरेट करते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस का, क्योंकि क्या अभी तो हमें पता था कि कैसे टीच करना है थ्योरेटिकल वे में फर्स्ट टाइम जब आप जाते हो, तो अब हमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ गया कि एज अ टीचर हमें कैसे एक्ट करना है और ऑब्जर्वर क्या क्या चीज़ें एज अ स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं। स्टडी एंड एनालिसिस टीचिंग प्रॉब्लम्स। अब इस प्रैक्टिस से हमें टीचिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो फेस करते हैं क्लासरूम में, वो पता चल जाती हैं। क्लासरूम का कैसा बिहेवियर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, स्टूडेंट्स लर्निंग वाले थे नहीं थे, वो सारे बिहेवियर आप प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं वो आप इससे आपको पता चल जाएंगे अगर आप ये मेथड यूज़ करोगे। टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपको क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ आप सीख सकते हो इस मेथड से पहले ही, क्लासरूम के एंटर करने से पहले। सेल्फ कॉन्फिडेंस टीचिंग का बढ़ा देता है। जो फर्स्ट टाइम एज अ टीचिंग में जा रहे होते हैं, अगर वो ये रोल प्ले करें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। काफ़ी सारे रोल्स आप प्ले कर सकते हो, ऑब्जर्वर का कर सकते हो, स्टूडेंट का कर सकते हो, टीचर का कर सकते हो, तो आपको सारे चीज़ें समझ आएंगी कि किस किस का क्या क्या रोल है। क्लासरूम मैनेजमेंट आप इजीली सीख पाओगे कि अगर साइज़ कैसा है तो उस बेसिस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट कैसे है, सीक्वेंस के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमने प्रेजेंट किया, कैसे कैसे हमें अपना कंटेंट को शोकेस करना है स्टूडेंट को, ये रोल प्ले आपको काफ़ी हेल्प करता है। एबिलिटी क्या है क्वेश्चंस पूछने की, कैसे स्टूडेंट्स की क्या एबिलिटी हो सकती है और आपकी क्या है, वो आपको पता चल जाएगी। रोल अवेयरनेस, आपका क्या रोल है एज अ टीचर, क्या आपको पता चल जाता है कि क्या क्या आपके क्या रोल है स्टूडेंट्स को टीच करने में, प्लस आपका क्या कंटेंट होना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना चाहिए।
अगर आप एज ए स्टूडेंट हो इसके अंदर, तो स्टूडेंट का क्या रोल है, क्या वो सोचता है, क्या कैपेबिलिटी है, वो आपको पता चल जाता है। फीडबैक एंड इंसाइट, फीडबैक और इंसाइट आपको इसमें मिल जाएगा। लिमिटेशन क्या है, इस मेथड को हम स्मॉल चिल्ड्रन के ये साथ यूज़ नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, रोल प्ले समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। हम एक तरह के मॉक प्ले कर रहे हैं पहले ही, क्लास में जाने से पहले ही। ये एक हर सब्जेक्ट के लिए आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। टीचर्स को इतना पसंद नहीं आता क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो ज़्यादातर टीचर्स वो नहीं करना पसंद करते। प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑब्जर्वर, आपकी रॉन्ग रिकॉर्डिंग, अगर आप ऑब्जर्वर का रोल कर रहे हो तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग भी हो सकता है आप गलत चीज़ें समझो। दूसरा मेथड आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स में आएगा, तो अब ये सारे एडवांटेजेस वगैरह सब इसमें लिख देना। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ लार्ज और अ स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी जो चिल्ड्रन को फोकस करती है, कि चिल्ड्रन को एक टॉपिक दे देते हैं हम। इसमें क्या होता है, या तो स्मॉल या एक बड़ा ग्रुप होगा। एक एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है बेसिकली, जिसमें हम चिल्ड्रन को फोकस करते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं और उनके जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें बोलते हैं कि आप लिखो उसके बारे में, और बाद में हम वो सारे आइडियाज़ सारे स्टूडेंट्स का हम एक क्लासरूम में एन ग्रुप डिस्कस करते हैं। तो ये क्रिएटिविटी को एनहांस करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, इससे आप काफ़ी नई चीज़ें सोचते हो। तो एज अ टीचर में बिगेन विद पासिंग अ क्वेश्चन, टीचर स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन देने पे, और या प्रॉब्लम देने पे ये स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्लासरूम के मेथड में होता है बेसिकली, एक ग्रुप एक्टिविटी है ये। रूल्स क्या है, इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, कोई भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा चाहे उसने कुछ भी आइडिया लिखा हो। वेलकम अनयूजुअल आइडियाज़ भी हैं, कैसे भी आइडियाज़ हैं सारे वेलकम हैं। क्वांटिटी वांटेड, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे आइडिया चाहिए। क्वालिटी क्या है उन आइडियाज़ की वो मैटर नहीं करता, क्वांटिटी चाहिए कि जितने से जितने चीज़ें आप लिख सकते हो, सोच सकते हो उस बारे में, जो भी टॉपिक दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। कंबाइन एंड इम्प्रूव आइडिया, कंबाइन क्या है, सारे आइडियाज़ आप जब डिस्कस करते हो तो अपने आइडियाज़ को कंबाइन भी करते हो और सारी चीज़ें इम्प्रूव करते हो। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस से ये इंडिविजुअल यूजुअली में ग्रुप के अंदर ही होती है, और ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को हेल्प करेगा। सारे आइडियाज़ इसमें एक्सेप्ट होते हैं, एक्साइटिंग है और इजी भी है। कुछ भी प्रॉब्लम दी उसके बारे में लिखना है, तो अपनी कुछ भी आप जो सोच रहे हो वो सिर्फ आपको लिखना है, डिस्कस करना है। मेक एवरीवन पार्ट ऑफ इट, तो इसमें सारे लोग पार्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे। ये हर जगह, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी, हर जगह इफ़ेक्टिव नहीं है ये, हर सिचुएशन में राइट चॉइस नहीं होती। जहाँ हमें क्वालिटी की बात करनी है आइडियाज़ की, तो वहाँ ये टेक्निक हेल्पफुल नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होती मेजर आइडियाज़ में, क्योंकि बच्चे कुछ भी सोच रहे हैं। टेक्निक जो भी आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हैं हम उन्हें स्क्रीन नहीं करते, तो ये इम्प्लीमेंट इनका होना इतना ईजी नहीं होता। अब बात करते हैं लेक्चर मेथड की। ये मेथड सबसे ओल्डेस्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी फिलॉसफी ऑफ आइडलिज्म। तो ये आइडलिज्म फॉलो करता है, आप सिर्फ टॉपिक एक्सप्लेन करते हो स्टूडेंट्स को। तो ये लेक्चर मेथड तो आपको हर कॉलेज में दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन पास करना, अपने थॉट्स को प्रमोट करना, और उसी से ही बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस, उसके एटीट्यूड में चेंजेस लाना। इसके अलावा रीइंफोर्स करना एक्सेप्टेड वैल्यू को, तो जो भी हमने वैल्यूज़ ऑलरेडी बना रखी हैं उन्हें बच्चों के अंदर इंड्यूस करना या उन पे रीइंफोर्स करना। मेजर टाइप ऑफ जो लेक्चर होते हैं वो फॉर्मल, ओरल, ऐसे टाइप हो सकता है। ऐसे टाइप आप दे रहे हो, एक्सप्लोरेटरी लेक्चर दे रहे हो। ऐसे टाइप में तो बेसिकली आप सिर्फ बोल रहे हो, सिर्फ बोले जा रहे हो और बच्चा सिर्फ सुन रहा है। ओरल जैसे आप देखोगे ना, ओरल ऐसे में यही होता है। और प्रोवोकेटिव लेक्चर में क्या होता है, आप वेलकम करते हो बच्चों की क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत एंड में आप इसमें वेलकम करते हो क्वेश्चंस को। इलस्ट्रेटिव लेक्चर के अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लेक्चर डिस्कशन की भी बात करते हैं। इलस्ट्रेशन में जब आप इलस्ट्रेट करते हो किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू,
कोई भी स्लाइड्स आपने बना दी, कोई भी पिक्चर्स या डायग्राम्स यूज़ करके आप इलस्ट्रेट करते हो किसी भी चीज़ को। लेक्चर डिस्कशन, ये स्टार्ट तो आपने टीचर के स्पीकिंग से होता है, लेटर ऑन डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस लेक्चर रेसिटेशन, फॉर्मल लेक्चर है, इसमें टीचर स्टॉप हो जाता है बीच में और क्वेश्चंस पूछने लगता है ताकि, और स्टूडेंट्स को भी बोलता है कि ये चीज़ें आप प्रिपेयर करो। क्वेश्चन लेक्चर के अंदर क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हो रादर देन आप सिंपल एक लेक्चर देने के लिए। टीचर इसमें ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है रिस्पॉन्स देने में, जो भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं उसके बेस में। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें हम लेक्चर देते हैं गुड कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करके और अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके, अपने स्किल्स को यूज़ करके, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देकर। तो ये जो मेरिट्स हैं इसके वो है, ये इकोनॉमिकल है, इससे क्लैरिफिकेशन अच्छी मिल जाती है टॉपिक की, इजी भी है, कन्वीनियंट है, इंस्ट्रक्टर के लिए भी सूटेबल है ये मेथड, क्योंकि उसके लिए उसको पर्टिकुलर एक टॉपिक प्रिपेयर करके आना और उसके बारे में सिर्फ बताना है, तो सूटेबल है इंस्ट्रक्टर के लिए भी। इंटरेस्ट भी बढ़ाता है किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, और ये एक लार्ज क्लास में भी कम्युनिकेशन दे सकते हो आप देखोगे कॉलेजेस में तो काफ़ी 50-60-100 पीपल होते हैं जिनको ये लेक्चर दिया जाता है। अब डीमेरिट क्या है इसके, साइकोलॉजिकली अनसाउंड है, क्योंकि ये आपके आइडियाज़, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी को वेलकम नहीं करता, और नॉट हेल्पफुल इन डेवलपिंग मेंटल पावर, तो आपकी मेंटल पावर डेवलप करने से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको ये है कि जो उन्होंने टॉपिक प्रिपेयर किया उस पर लेक्चर दे के चले जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, बेसिकली वो जो भी नॉलेज लाए हैं वो आप में बस इम्पार्ट करना चाहते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, वो कैपेबिलिटी आप में डेवलप करने का उनका इंटरेस्ट नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें नहीं होती, डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को समझने में भी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ पैसिव कंसिडर होते हैं। फास्ट भी होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में ये टॉपिक कवर करना है तो फास्टनेस होती है इसमें, ये भी इसका लिमिटेशन है। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की इसमें कि हमने दे दिया, बाकी बच्चे को समझ आया नहीं आया, सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसकी उसमें कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग, हो सकता है कुछ लोगों की स्पीकिंग अच्छी नहीं है, कुछ अच्छे से समझा नहीं पाते, तो वो बहुत लेक्चर मेथड का डीमेरिट है। मोनोटोनस हो जाता है बच्चों के लिए, एक ही तरीके से सुनते रहो, कुछ अच्छा नहीं है। एनकरेज, बस वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें, आप टू वे कम्युनिकेशन को वेलकम नहीं करते हो, स्टूडेंट्स का रोल इसमें कंसिडर नहीं किया जाता इतना ज़्यादा। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है दूसरा मेथड, इसमें हम रीजंस देते हैं, प्रूफ देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल्स और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ये डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स क्लियरली शो करना और सिंपल वे में पुट करना। लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन होती है जहाँ सिर्फ टीचर से बात नहीं करता, उसके बाद उसके अलावा भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का, कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करता है। एडवांटेज क्या होती है, लर्निंग परमानेंट बनाने के लिए हम बहुत सारे मीडियम्स को यूज़ करते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ ऑटोक्रेटिव बिहेवियर होता तो है टीचर का, बट बच्चों का कोऑपरेशन भी वो शो करते हैं लोगों को इस प्रोसेस में कि हाँ, बच्चों को अगर नहीं समझ आ रहा तो वो उस चीज़ को वेलकम करते हैं। क्या इंटरेस्ट है लर्नर का, वो भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है लर्नर की, मोटिवेट करते हैं हम उस चीज़ को। अचीव साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। कुछ भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो उसे हम इजीली एक्सपेरिमेंट्स या एग्जांपल्स के बेसिस पे समझा पाते हैं। डीमेरिट्स क्या है, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्किल सब्जेक्ट्स, जो भी जिसमें हम एग्जांपल्स या एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है। Only the attention of the learner is invited towards the activity demonstrated. They are not free to discuss about it. तो attention, जो भी activity arrange हुई है उसके बारे में attention gain करते हैं कि हाँ ये experiment हमने conduct किया है, उसकी discussion नहीं होती इसके अंदर। तो ये demonstration, lecture demonstration का demerit है। पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं गवर्नमेंट स्कूल की, तो ऑडियो विजुअल तो इक्विपमेंट्स ही नहीं होते टीचर्स के पास, और इतने क्रिएटिव ही नहीं होते कि वो मॉडल्स को हैंडल कर पाए, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का डीमेरिट है।
लैक ऑफ सिंसियरिटी और डेलिगेंस अमंग द टीचर्स, जो अपना सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करना चाहते हैं, वो इतना एफर्ट ही नहीं डालते कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हम इस चीज़ को कर पाएँ। टीम टीचिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, 2 से 5 हो सकते हैं रेंज उनकी, और साथ में एक साथ पर्पसफुली काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं सारे स्टूडेंट्स को, किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। टीचर्स ही साथ में सब्जेक्ट बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, सिलेबस बनाते हैं और इंडिविजुअल लेसन्स को प्रिपेयर करते हैं, उन्हें टीच करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। तो ये एक सारे टीचर्स मिल के काम करते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें नहीं होती, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर नीड्स टू डिसाइड देयर एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सा टीचर कौन सी एक्टिविटी करेगा वो आपस में ही वो डिस्कस करते हैं। सारी एज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो सारे टीचर्स पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एज ग्रुप के स्टूडेंट की। रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, स्कूल एंड अदर थिंग्स, जो भी लोगों की स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, स्कूल की रिक्वायरमेंट है, वो इसमें कंसिडर की जाती है। टीचिंग एंड एवेल्यूएशन वो भी कोऑपरेटिव बेसिस पे ही होता है। तो ये भी इसी का ही पार्ट है। इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि आप काफ़ी सारे टीचर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वे ऑफ टीचिंग का, तो वो उस कंटेक्स्ट में आप इसे देखोगे तो वो इसका डीमेरिट हो जाता है टीम टीचिंग। आज हम यहीं तक बात करेंगे, बाकी की जो भी टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से नोट्स कॉपी डाउन कर लीजिए, लिखेंगे साथ में तो आपके लिए इजी होगा इन्हें लर्न करना भी, और आप समझ भी अच्छे से पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू।